आगे है आर्य महिला समाज। पंडिता रमाबाई सरस्वती ने महिलाओं की सेवा के लिए पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। उन्होंने बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया और बाल विवाह की निंदा की। इन्होंने पीड़ित व शरणार्थी विधवाओं को आश्रय प्रदान करने के लिए पूना में विधवा आश्रम का निर्माण करवाया। इन्होंने शारदा सदन की शुरुआत कर वहाँ महिलाओं व अनाथ बच्चों को शैक्षणिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण मुहैया कराया ताकि वे अपने जीवन यापन के लिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके। इन्होंने उच्च जाति की हिंदू महिलाओं के दयनीय जीवन के बारे में द हाई कास्ट हिंदू वुमेन नामक पुस्तक लिखी। अखिल भारतीय महिला संघ, इस संघ की स्थापना वर्ष 1927 में मार्गरेट कजिन्स के द्वारा की गई। इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसे समाज के लिए कार्य करना था जो सामाजिक न्याय के सिद्धांत, सत्यनिष्ठता एवं समान अधिकार पर आधारित हो। इसका पहला सम्मेलन फर्ग्यूसन महाविद्यालय पुणे में आयोजित किया गया था। तो ये था अखिल भारतीय महिला संघ, 1927 में इसकी स्थापना हुई थी और मार्गरेट कजिन्स इसके संस्थापक सदस्य थी। ये संस्थापक कह सकते हैं, संस्थापिका थी। और डी के कर्वे, डॉक्टर धोंदो केशव कर्वे एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इन्होंने महिला शिक्षा और विधवा विवाह के प्रोत्साहन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने एमजी रानाडे के साथ मिलकर विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने पुणे में विधवा आश्रम तथा 1906 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। एक है भारत स्त्री महामंडल। यह भारतीय महिलाओं के साझा हितों को बढ़ावा देते हुए महिला शिक्षा, बाल विवाह, परिवार में महिलाओं की स्थिति में सुधार इत्यादि के संदर्भ में कार्यरत था। इसकी स्थापना 1910 में इलाहाबाद में सरला देवी चौधरानी के द्वारा की गई थी। बंगाल में मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध 1924 में तारकेश्वर आंदोलन चलाया गया था। याद रखें, 1924 में तारकेश्वर आंदोलन चलाया गया किसके लिए? तो बंगाल में मंदिरों के भ्रष्टाचार के लिए। यह आंदोलन मंदिरों के फंड का दुरुपयोग हेतु भ्रष्ट महंतों के विरुद्ध किया गया था। अब हम लोग देखते हैं पारसी धर्म सुधार आंदोलन। तो पारसी धर्म की पुनः प्राचीन शुद्धता को प्राप्त करने के उद्देश्य से 19वीं सदी के आरंभ में बम्बई से पारसी धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ। याद रखें, बम्बई से। और यह भी 19वीं सदी के आरंभ में ही यह प्रारंभ हुआ था। तो 1851 में नौरोजी फरदोनजी, दादाभाई नौरोजी, एस बंगाली, R.A. कामा के सहयोग से रहनुमाई माजदयायन सभा, याद रखें, रहनुमाई माजदयायन सभा गठित की गई तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक पत्रिका, जिसको नाम क्या दिया गया, राष्ट्र गुफ्तार, चलाई गई। यह आंदोलन जितना अधिक सचेत पारसी धर्म में फैली रूढ़िवादिता से था, उतना ही अधिक जागरूक समाज में महिलाओं की स्थिति को लेकर भी था। महिलाओं की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया, पर्दा प्रथा समाप्त कर दी गई, विवाह की आयु बढ़ा दी गई। यह सुधार आंदोलन अत्यधिक प्रभावशाली रहा और कालांतर में पारसी समुदाय भारतीय समाज के सबसे अधिक समृद्ध और आधुनिक वर्ग में परिणत हो गया। पारसी धर्म में मनुष्य के शव की अंत्येष्टि विशेष प्रकार से की जाती है। शव को खुले आसमान में काफ़ी ऊंचाई पर दाखमा में रख दिया जाता है ताकि चील गिद्ध उसे खा जाए। मान्यता है ऐसा करने से पृथ्वी, जल व अग्नि की शुद्धता बनी रहेगी। अब है अगला सिख धर्म सुधार आंदोलन। तो पश्चिमी तर्क संगत विचारों का प्रभाव सिख अनुयायियों पर भी पड़ा। इससे पूर्व में सिख धर्म में सुधार हेतु बाबा दयाल दास द्वारा निरंकारी आंदोलन चलाया गया। बाबा राम सिंह द्वारा नामधारी आंदोलन चलाया गया, जो राम सिंह कुका के नाम से कुका आंदोलन जो चला था, तो वही बाबा राम सिंह द्वारा नामधारी आंदोलन चलाया गया। 1870 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन आरंभ हुआ। याद रखिए, 1870 में सिंह सभा आरंभ हुआ आंदोलन। सिंह सभा द्वारा अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना में सहायता की गई और बहुत से गुरुद्वारे व विद्यालय स्थापित किए गए। गुरुमुखी और पंजाबी साहित्य को विशेष प्रोत्साहन दिया गया।
लेकिन इस दिशा में वास्तविक और अधिक प्रतिक्रियावादी गतिविधियां 1920 में अकाली आंदोलन के साथ प्रारंभ हुई। अकालियों का मुख्य उद्देश्य गुरुद्वारों का प्रबंधन सुधारना था। गुरुद्वारों में कार्यरत महंतों के पास अकूत मात्रा में धन और जमीन भक्तों से प्राप्त होती थी। महंत इस संपत्ति का प्रयोग निजी स्वार्थों की पूर्ति में करते थे। अकालियों के नेतृत्व में 1921 में सिख जनता ने इसका विरोध किया और महंतों के विरुद्ध अहिंसात्मक असहयोग सत्याग्रह आंदोलन किया। बाध्य होकर सरकार को 1922 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम पास करना पड़ा। इसी अधिनियम में 1925 में कुछ संशोधन किए गए। इस अधिनियम की सहायता और कभी कभी सीधी कार्यवाही द्वारा गुरुद्वारों से भ्रष्ट महंतों को निकाल दिया गया। अब है कि सामाजिक सुधार हेतु उठाए गए कुछ कदम। तो सामाजिक सुधार में क्या क्या देखते हैं? अभी तक हम लोगों ने धार्मिक आधार पर जो सुधार आंदोलन हुए थे उसे देखा। अब जो है हम लोग देखते हैं कि सामाजिक सुधार हेतु उठाए गए कदम। तो महत्वपूर्ण प्रयास देखें। इसमें सबसे पहला सती प्रथा का नाम आता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय दिसंबर 1829 में रेगुलेशन, याद रखेंगे, रेगुलेशन 17, ठीक है, रेगुलेशन 17 के द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रारंभ में इसे बंगाल में लागू किया गया। इस अधिनियम को पारित कराने में राजा राम मोहन रॉय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आगे है बाल विवाह। भारत में बाल विवाह की समस्या प्रारंभ से ही रही है। आधुनिक काल में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने इसे रोकने का साहसिक प्रयास किया। विद्यासागर तथा उनके समर्थकों के दबाव के कारण 1860 में लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष कर दी गई। इससे कम आयु में विवाह को अपराध घोषित कर दिया गया। अब जरा सोचें कि 1860 में लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु 10 वर्ष कर दी गई, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि इससे पहले भी कई लड़कियों का विवाह होता था समाज में। तो ब्रिटिश सरकार ने बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए 3 अधिनियम पारित किए। सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872, ये जो एक्ट था 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट, वह वायसराय नॉर्थब्रुक के समय पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों की जो आयु थी वो 18 वर्ष कर दी गई। इस एक्ट के द्वारा बहु विवाह प्रथा को समाप्त कर दिया गया। एक है सम्मति आयु अधिनियम 1891। इसका आप जरूर सुने होइएगा, जो एज ऑफ कंसेंट का जो मामला था। यह अधिनियम प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारक एवं बम्बई के पारसी बहराम जी मालाबारी के प्रयत्न से पारित हुआ, ठीक है। 1891 ईस्वी में सम्मति आयु एक्ट को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा अधिनियमित किया गया। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन था। याद रखें, सम्मति आयु अधिनियम जब पारित हुआ तो उस समय कौन से वायसराय थे? लॉर्ड लैंसडाउन। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई। बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया। अब जरा सोचते रहें, बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया। दादाजी भीखाजी बनाम रखमाबाई, जो इससे पहले आपने पढ़ा था, मामले की एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 के बनने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। आगे है बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929, शारदा एक्ट। तो अजमेर निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरिविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बना। उन्हीं के नाम पर यह शारदा एक्ट कहलाया। यह अधिनियम को 1929 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित किया गया तथा 1 अप्रैल 1930 से यह प्रभावी हुआ, ठीक है। इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इरविन था, लॉर्ड इरविन। इस अधिनियम के द्वारा न्यूनतम आयु लड़कियों की 14 साल और लड़कों की 18 साल निर्धारित कर दी गई। स्वतंत्रता के पश्चात अब देखें, भारत सरकार द्वारा 1978 में
बाल विवाह निरोधक अधिनियम संशोधित किया और बालक के विवाह की आयु 18 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 21 वर्ष, जो आज भी है। और बालिका की जो आयु है 14 से बढ़ाकर के 18 वर्ष निर्धारित कर दी गई। ठीक है। बाल विवाह का समर्थन करने वाले के विरुद्ध दंड का प्रावधान भी इसमें शामिल किया गया। यह 1978 का बाल विवाह निरोधक अधिनियम था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विधवा पुनर्विवाह आंदोलन। ठीक है। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित द्वारा किया गया। उन्होंने वर्ष 1850 में विडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की थी। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इसे देखें तो 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ था। इस हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को एक्ट 15/1856 के नाम से भी जाना जाता है। इसे पारित करवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस अधिनियम के तहत विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ठगी प्रथा, इसका भी अंत किया गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा का उन्मूलन किया है। इसके लिए उन्होंने एक अधिकारी कर्नल स्लीमैन की नियुक्ति की थी। ठगी प्रथा के बाद शिशु वध, यह भी बड़ी कुरीतियाँ थी भारतीय समाज में। उसे देखें तो शिशु वध सामान्यतः राजपूतों में प्रचलित था, जो कन्याओं के जन्म लेते ही उन्हें मार देते थे। गवर्नर जनरल जॉन सॉर के समय 1795 में तथा वेलेजली के समय 1804 के नियम 3 यानी कि रेगुलेशन 3 से शिशु वध को साधारण हत्या के रूप में माना जाने लगा। इस प्रकार शिशु वध धीरे धीरे समाप्त हो गया। ठीक है। एक था नरबलि प्रथा। इस प्रथा को समाप्त करने का श्रेय हार्डिंग को जाता है, हार्डिंग प्रथम को। इसके लिए उसने कैंपबेल की नियुक्ति की थी। 1844-45 तक यह प्रथा समाप्त हो गई। नरबलि प्रथा कहाँ मुख्यतः किसमें थी, खोंड जनजाति में प्रचलित थी। दास प्रथा, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने 1843 में भारत में दास प्रथा को भारतीय दासता अधिनियम 1843 जिसे एक्ट 5 1843 के नाम से भी जाना जाता, तो उसको प्रतिबंधित कर दिया। ध्यातव्य है कि मध्यकाल में फिरोज शाह तुगलक और अकबर ने दासों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1833 के अधिनियम के निर्देश था कि दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाए और सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में स्थित है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस अध्याय को 3 भागों में इसे पूरा किया है। तो यह धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन किस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने इसके कारण देखे, फिर हिंदू धर्म से संबंधित सुधार जो संस्थाएं थी उसको देखा। इसमें मुख्य रूप से ब्रह्म समाज, इसके बाद प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, यंग बंगाल जो आंदोलन था इसे हम लोगों ने देखा। थियोसोफिकल सोसाइटी को देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन भी देखे और इसमें अलीगढ़ आंदोलन को देखा, बहावी आंदोलन देखा, अहमदिया आंदोलन देखा, देवबंद देखा। और इसी कड़ी में हम लोगों ने दलित सुधार आंदोलन भी देखे, जिसमें कि सत्यशोधक समाज, आत्मसम्मान आंदोलन, वायकोम सत्याग्रह, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो प्रयास किए गए थे उसे भी पढ़ा। फिर उसके बाद 1-2 मुकदमे जो थे, जैसे रखमाबाई मुकदमा, उसे देखा। आर्य महिला समाज के बारे में देखा। अखिल भारतीय महिला संघ, DK कर्वे, भारत स्त्री महामंडल, इन सभी का अध्ययन किया। फिर हमने पारसी धर्म सुधार आंदोलन देखे, सिख धर्म सुधार आंदोलन देखे और जो तात्कालीन जो सामाजिक सुधार हेतु जो कदम उठाए गए, जिसमें कि सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, ठगी प्रथा, शिशुवध, नरबलि प्रथा, दास प्रथा, इस सब के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। तो इस प्रकार से हमने 3 भागों में इसका पूरा अध्ययन कर लिया है। तो फिर मिलते हैं कल और अगले अध्याय में।